हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। आज मैं सैंपल क्वेश्चन पेपर करवाने जा रही हूँ। वो सैंपल पेपर जो सीबीएसई ने इशू किया है 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है बच्चों, तो इसमें 20 क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू 1 मार्क के। ठीक है, ये कई सेक्शन में डिवाइडेड है। इसके हैं सेक्शन ए बी सी डी ई, 5 सेक्शंस हैं। तो सेक्शन ए में 20 क्वेश्चंस होते हैं 1 मार्क के, जो कि एमसीक्यू होते हैं। ठीक है, तो आज शुरू करती हूँ मैं एमसीक्यू से ही शुरू करती हूँ। देखते हैं कितने क्वेश्चंस करवा पाती हूँ मैं, कि वीडियो भी ज्यादा लंबा ना हो। ये पूरा सैंपल पेपर करवाने में मुझे 3-4 वीडियो तो बनाने पड़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो आराम आराम से समझते जाइए और करते जाइए। ये पूरा करवाने के बाद फिर दूसरे सैंपल पेपर्स भी करवाऊंगी। ये सैंपल पेपर जो है सीबीएसई ने इशू किया है कि इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे 2024 के बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, इसको आप लोग पढ़िए, समझिए पहले क्या है, क्या पूछा जा रहा है। ये एक मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमेशा ध्यान रखना है। फटाफट जल्दी से इसको करना है। ज्यादा कुछ इसमें लिखने की भी जरूरत नहीं होती है। जितना शॉर्ट लिख सकते हो, शॉर्ट लिख करके सही आंसर निकालना है। एमसीक्यू में तो हमें ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो उस क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन में उलझना नहीं है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, if two positive integers a and b are written as a equal to x cube y square and b equal to x y cube where x y are prime numbers। ठीक है, ये दो नंबर्स दी है a और b। तो फिर बोला गया है then the result obtained by dividing the product of the positive integer by LCM is, क्या होगा। अब इसे बोला है रिजल्ट obtained by dividing the product, मतलब प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट a इंटू बी, ये दो नंबर का प्रोडक्ट हुआ, इसको डिवाइड करो बाय द एलसीएम, तो क्या होगा। तो आप लोगों ने ये पढ़ा होगा ना कि प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ ऑफ द टू नंबर, ये पढ़ा है ना। तो जब प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर को एलसीएम से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, एचसीएफ ही तो आएगा। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है, हमें इन दोनों नंबर का एचसीएफ निकालना है, बस और कुछ नहीं करना है। इसके जाल में आप लोग मत उलझना। जो ये लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा है कि पहले प्रोडक्ट करो, पहले इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो, फिर इसका एलसीएम निकालो, एलसीएम से फिर डिवाइड करो, तब आपका आंसर आएगा। तो उतना करने की जरूरत ही नहीं है। हम जानते हैं कि नंबर के प्रोडक्ट को अगर एलसीएम से हम डिवाइड करते हैं तो एचसीएफ आता है। दैट मीन्स हमें इन दोनों नंबर का सिर्फ एचसीएफ ही निकालना है। ठीक है बच्चों, तो इस मतलब ये जो शब्दों का जाल है, जो वर्ड्स इस तरह से लिख रखे हैं, उसमें ना आते हुए उसको करोगे तो बहुत लंबा होगा। पहले इन दोनों नंबर का आप प्रोडक्ट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, फिर इन दोनों नंबर का एलसीएम निकालोगे, फिर उसको डिवाइड करोगे। लिखा तो यही है, लिखा तो इन्होंने यही है कि रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर बाय द एलसीएम, क्या होगा ये। ठीक है, तो बस हमें कुछ नहीं करना है। आपको चाहे लिखना है तो ये लिख सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे एचसीएफ निकाल लो। हमें निकालना है सिर्फ एचसीएफ ऑफ एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई क्यूब, ये हमें इसका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालना तो बहुत ही इजी है, आप लोगों को सिखाया भी था, तो पहले भी सीखा होगा कि जब दो नंबर दी हुई तो उसमें जो कम पावर वाली नंबर होती है वो लेते हैं। तो एक्स में कम पावर किसमें है, इसमें है एक्स, और वाई में कम पावर, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो ये वाला लेंगे। तो हो गया एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, आ गया ना, तो हमारा ये बी नंबर करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, जैसा लिखा है उस तरह बिल्कुल नहीं करना, बस हमको समझना है हमसे पूछा क्या जा रहा है। हमसे इन दोनों नंबर का एचसीएफ पूछा जा रहा है। तो ये सीबीएसई वाले डायरेक्ट एचसीएफ ना पूछ करके ऐसे लिख करके पूछते हैं। इससे कि आपका मतलब टेस्ट ले रहे हैं कि आपको पूरा चैप्टर ठीक से पता है या नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर जो है उसमें ये वाला कंसेप्ट दिया हुआ है। तो आपका कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आप बिल्कुल टाइम वेस्ट किए सीधा एचसीएफ इसका निकाल लेंगे। हाँ, ये लिख भी सकते हो कि जो भी ये दिया हुआ है इंटू बी इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, या एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी अपॉन में एलसीएम, अगर लिखना है तो। नहीं तो सिर्फ अगर एमसीक्यू में तो ऑप्शन में टिक करना है। ठीक है, तो एचसीएफ निकाल दो, हमारा ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है बच्चों, तो आया समझ में। तो ये एक मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। 10-20 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए और उसके बाद फिर कर दीजिए। ठीक है, समझ आया है। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चों, अगला क्वेश्चन है द गिवन लीनियर पॉलिनोमियल y इक्वल टू fx हैज। ये एक लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाया हुआ है। इसमें हमसे पूछा है कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है। 2 0 1 0 एंड 0 is 3, 1 0 एंड 0 is 4, नो 0। तो ये तो आप लोगों को पता ही है
कि लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसका 1 0 ही होगा, 2 जीरोस तो होंगे नहीं, ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में से कौन सा होगा? जब इस ग्राफ में लाइन कहाँ कट करती है, एक्स एक्सिस को जहां कट करती है वही तो जीरो होता है, तो हमारा ये ऑप्शन सही होगा, 1 0 एंड द 0 इज 3। तो बिल्कुल एक सेकंड का सवाल भी नहीं है इसका, ये ग्राफ देखते ही आपको पता चल जाएगा कि देखो ये 3 पे कट कर रही है, एक्स एक्सिस को लाइन 3 पे कट कर रही है, तो 1 0 एंड द 0 इज 3, हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसका एक ही जीरो होगा। दो जीरो किसके होते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरो होते हैं, ठीक है। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो एक जीरो होगा और 3 पर कट कर रहा है, तो 1 0 एंड 0 इज 3, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सिंपल सवाल होते हैं, सिर्फ आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और जो भी चैप्टर में है वो अच्छे से आपको आना चाहिए, चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, तभी ये सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे, कुछ भी नहीं है सवाल में, ठीक है। तब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 देखो दिया हुआ है, द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज नॉन इंटरसेक्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही है एक दूसरे को, मतलब ये दोनों लाइनें पैरेलल जा रही है, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। जब लाइन पैरेलल जाती है तो उनका कोई सोल्यूशन नहीं होता है। तो आपने लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा ना, ये तीन चीजें होती थी। तो हमारे पास क्या हो सकता है, ये a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। जब ये होता था तो लाइंस पैरेलल होती थी, उनका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता था, ठीक है बच्चों, याद है ना। तो ये सब चीजें बेसिक चीजें हैं, इनको याद करके रखो। जैसे ये वाला होता था, इसमें कोइंसिडेंट लाइंस होती थी, जिसमें सारे इक्वल होते थे उसकी कोइंसिडेंट लाइन होती थी। और जिसमें a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता था तो उसका एक यूनिक सोल्यूशन निकलता था। ये सब पढ़ा है, याद है ना। तो वही सब बेसिक नॉलेज ही पूछा गया है इसमें। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में कुछ ज्यादा नहीं होता है, बेसिक नॉलेज होना चाहिए बच्चे को, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चंस कर लोगे तो कुछ भी नहीं करना है, बस देखते ही एक सेकंड भी नहीं लगेगा, आप सीधे बी पर निशान लगा दोगे। पैरेलल लाइंस है तो a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ऐसा होता है। चैप्टर नंबर 3 में आपने पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ाया है, पीछे से मेरा वीडियो देख लेना, पढ़ाया हुआ है। और एक जो फोर्थ ऑप्शन है तो फालतू में दे रखा है, तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ठीक है, बच्चों को सिर्फ फंसाने के लिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। तो समझ में आया, इसमें कुछ समझने जैसा है नहीं, बिल्कुल सिंपल सीधा दिखाई दे रहा है कि लाइन इंटरसेक्ट नहीं हो रही है, आपस में मिल ही नहीं रही है, पैरेलल लाइन जा रही है। तो हमारा यही वाला ऑप्शन करेक्ट है, a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। तो आपका समझो रिवाइज भी हो रहा है। इसमें आप लोगों ने पढ़ी होगी ना चैप्टर 3 में, इस तीन पॉसिबिलिटीज, तीन तरह की चीजें पढ़ी होगी। जब सारे इक्वल होते हैं तो हमारी लाइन कोइंसिडेंट होती है, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन चली जाती है। जब ये होता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आ जाता है तो हमारा यूनिक सोल्यूशन निकलता है, हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस बन जाती है जो एक दूसरे को कट करती है 1 पॉइंट पे, तो हमारा एक सोल्यूशन निकलता है, ठीक है बच्चों। आया समझ में? तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। आप चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, राइट द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x² - 6x - 2। इसमें ऑप्शन दिए हुए नो रियल रूट्स, 2 इक्वल रियल रूट्स, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स और मोर देन 2 रियल रूट्स। तो चलो हम निकालते हैं, कैसे हमें पता चलता है कि रूट्स कैसे हैं। ये आप लोगों को पता होगा, b² - 4ac, b² - 4ac, इसके बारे में पता है ना। तो क्या होता है, पहले हम b² - 4ac निकाल के देखते हैं। तो इसमें हम कैसे निकालेंगे b² - 4ac। देखो a इसका क्या है, a दिया हुआ है 9, b है -6 और c है -2, ठीक है। ये तीन चीजें हमें पता है तो हम b² - 4ac निकाल लेते हैं। b हमारा है -6, तो -6 की स्क्वायर फिर -4 × 9 और c हमारा है -2, तो कितना हो गया, ये 36 हो जाएगा, माइनस तो इसका हट जाएगा स्क्वायर में और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 9 × 2 = 18, 18 × 4 = 72, 72, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 6 2 8 और 7 6 13, 138। 138 क्या है, ग्रेटर देन 0। तो जब हमारा b² - 4ac ग्रेटर देन 0 आता है तो क्या होता है, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ठीक है ना, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, दो रूट्स निकलते हैं कि नहीं। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। और अगर ये b² - 4ac ये अगर हमारा 0 के इक्वल आता है, ये सब आपका रिवाइज हो रहा है, b² - 4ac = 0 आता है तो क्या होता है, 2 इक्वल रियल रूट्स निकलते हैं और इक्वल रूट्स निकलते हैं, ठीक है, याद आ रहा है ना। और जब ये हमारा b² - 4ac <0 आता है तो नो रियल रूट्स होते हैं, ठीक है, याद आ रहा है ना। तो हमसे पूछा गया है कि इसमें किस तरह के रूट्स होंगे, तो हमारा b² - 4ac क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो इसलिए इसके 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, ठीक है बच्चों।
6 2 8 7 3 10, ये 10 होगा, 108, सॉरी कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो आ गया ना समझ में कि ये ग्रेटर देन 0 है। 6 2 8 7 3 10 गलती से हो गया था। तो बच्चों समझ आया कि 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स निकलेंगे इसके, ठीक है, करेक्ट, क्लियर। आगे बढ़े। 3 सवालों में कुछ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करना है और अपने बेसिक्स बिल्कुल क्लियर रखने हैं। बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे तो ये सारे सम्स आप लोग कर लोगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, 2 एपीज है द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 एपी हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है, तो मान लेते हैं उनका कॉमन डिफरेंस डी है, दोनों का है सेम, तो डी मान लेते हैं। द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दीज इज -1, तो पहली एपी का फर्स्ट टर्म हम ए मान लेते हैं, ठीक है, पहली एपी का फर्स्ट टर्म ए मान लेते हैं। ये फर्स्ट एपी का फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट एपी का फर्स्ट टर्म ए है, और सेकेंड एपी का फर्स्ट टर्म, सेकेंड एपी का फर्स्ट टर्म हो जाएगा हम कैपिटल ए मान लेते हैं, ठीक है। बस ऐसे सिंपली ऐसे ही करना है। फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दीज इज -1, तो ए जो है हमारा -1 के इक्वल है और दूसरे का है -8, मतलब ए इक्वल टू है -1 और ये वाला ए इक्वल टू है -8। ये बात समझ में आ रही है ना, बिल्कुल सिंपल है। और कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है, तो दोनों का कॉमन डिफरेंस डी हो गया, ठीक है। मैं ऐसे समझा रही हूँ, ज्यादा कुछ स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं, समझो इसको, सिर्फ समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो अब पूछा जा रहा है देन द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म, तो इसका फोर्थ टर्म क्या होगा, इस वाले का फर्स्ट एपी का फोर्थ टर्म क्या होता है, बताया था ना हमने, a + 3d। जो टर्म पूछा गया उससे एक कम करके डी लिखते हैं, तो फोर्थ टर्म, इस एपी का फोर्थ टर्म ये हो गया, और इस एपी का फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा a + 3d, यही होगा ना। तो अब इनके फोर्थ टर्म का डिफरेंस पूछा जा रहा है, तो ये डिफरेंस हम निकाल के देखते हैं। a + 3d माइनस a + 3d, ठीक है। अब इसको खोलो ब्रैकेट, a + 3d माइनस a माइनस 3d, 3d से 3d कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास क्या आ गया, a - a। अब हमारे पास a भी पता है और ये वाला a भी पता है, तो अगले स्टेप में हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं। -1 माइनस -8, तो कितना हो गया, -1 + 8, समझ आ रहा है ना, -1 प्लस हो गया, तो अब 8 में से 1 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 7। समझ में आया। तो इन सवालों में कुछ भी नहीं है, बस तुरंत फटाफट इनको पढ़ो और दिमाग अप्लाई करो, हमें क्या दिया है और हमसे क्या पूछा है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है, डी दोनों का सेम है, इसलिए हमने दोनों में डी वही रखा, और ये दो अलग अलग एपी है, इसलिए एक का फर्स्ट टर्म स्मॉल ए ले लिया और दूसरे का फर्स्ट टर्म कैपिटल ए ले लिया, और दोनों के फर्स्ट टर्म की वैल्यू दे रखी है तो वो हमने यहाँ पे लिख ली। आगे पहले हमने इसको सॉल्व कर लिया। फोर्थ टर्म क्या होता है ये आप लोगों को पता ही है, कैसे फोर्थ टर्म लिखते हैं, या जो भी टर्म लिखना हो, फिफ्थ टर्म लिखना हो, सिक्स टर्म लिखना हो, अगर सिक्स टर्म लिखना है किसी भी एपी का तो हम a + 5d लिखेंगे, सेवेंथ टर्म लिखना है तो हम a + 6d लिखेंगे, ये सब तो पता है ना आप लोगों को। तो बस वही चीज अप्लाई करके फटाफट निकालो, आ गया हमारा आंसर। तो 7 आ गया। 7 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो बच्चों इसी तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल काम होकर के, बिल्कुल स्थिर माइंड होकर के बस उनको क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। क्वेश्चन पढ़ने में गलती मत करो, ध्यान से पढ़ो, आपको पता चल जाएगा हमें क्या करना है। और बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, तो इसलिए अपने एनसीईआरटी बुक अच्छे से पढ़ो, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2, -3 एंड 5, 6 इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। तो हम मान लेते हैं ये है एक्स एक्सिस, ये 2 पॉइंट्स हैं ए एंड बी, ये हमारा है 2, -3 और ये है 5, 6। तो एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट हम लेते हैं पी, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x0। एक्स एक्सिस में तो ऐसे कोऑर्डिनेट होते हैं ना, तो बस इसमें सीधा सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, बिल्कुल इजी है। सेक्शन फॉर्मूला तो एक ही होता है, m1x2 + m2x1 अपॉन में m1 + m2, m1y2 + m2y1 अपॉन में m1 + m2, ये वाला होता है। एक हमारा k वाला भी होता है ना, तो हमारा x एक्सिस है, हमारा इसमें y कोऑर्डिनेट तो 0 है, तो हम k वाला फॉर्मूला लगा करके हम इसको निकाल सकते हैं कि कितने रेशियो में ये डिवाइड हुआ है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, सीधा सेक्शन फॉर्मूला यूज करो और उसके बाद आप इसको कर सकते हो। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, kx1 plus kx2 plus x1 और अपॉन में k + 1, kx2 plus x1 अपॉन में k + 1,
और के y2 प्लस y1 अपॉन में के प्लस 1, ये होता है ना जो भी पॉइंट कट कर रहा है, मतलब लाइन सेगमेंट, किसी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को जिस रेशियो में कट कर रहा है, तो अगर रेशियो उसका के रेशियो 1 है, लेट रेशियो इज के रेशियो 1, ये तो पता होगा ना आपको, चैप्टर 7 पढ़ा है ना ठीक से, लेट रेशियो इक्वल टू के रेशियो 1, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं ना, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करके हम कर सकते हैं। तो हमारा ये पहला वाला पॉइंट क्या हुआ, x हुआ, मतलब ये वाला जो है x के इक्वल आएगा और ये वाला है 0 के इक्वल आएगा। तो हमें निकालना है कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हम ये वाला ले लेते हैं, इससे इजीली हो जाएगा, क्योंकि हमें इसके पॉइंट नहीं पता है, x एक्सिस है तो x 0 है, तो बस इसी पे हम वैल्यू पुट करके और निकाल लेते हैं। ठीक है, ये वाला हम यूज करेंगे, ये तो सिर्फ समझाने के लिए बताया है। एक m1 m2 वाला होता है, उससे भी हो जाएगा, उससे करोगे तब भी हो जाएगा, वही m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2 करके करोगे, लेकिन इससे इजीली हो जाएगा, तो बस ये वाला फॉर्मूला यूज करो। तो k y2 प्लस y1, तो हमारा के रेशियो 1 आ जाएगा, के y2 की जगह हमारा क्या है, x1 y1 है, x2 y2 है, तो k इंटू 6 प्लस y1 हमारा क्या है -3 और अपॉन में k प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हमारा हो गया 6k -3 इक्वल टू 0, ये तो 0 हो गया जा करके, तो 6k इक्वल टू हो गया 3, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 अपॉन में 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मतलब k को हम k अपॉन 1 लिखेंगे ही, तो 1 अपॉन 2, तो हमारा रेशियो क्या आ गया 1:2, इसको हम 1:2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक चीजें लर्न करके रखो, ये सारे फार्मूले वगैरह लर्न करके रखो, ये सेक्शन फार्मूला है, तो बस इजीली इससे हो गया। जब हमारा मतलब दो पॉइंट्स एक्स एक्सिस पर है और कोई तीसरा पॉइंट इसको कट कर रहा है, कितने रेशियो में कट करेगा, तो वो पॉइंट जो भी हमारा एक्स एक्सिस पे होगा तो उसके कोऑर्डिनेट्स तो x और 0 ही होंगे, x 0 होंगे, बस सीधा ये फार्मूला लगाओ और आ जाएगा आंसर। m1 m2 वाले से भी आ जाएगा, कहो तो करके दिखाओ, नहीं तो बस यही ठीक है, उससे भी 1:2 आएगा, तो 1:2 हमारा a पर है, तो ये a करेक्ट है। ठीक है बच्चों, क्लियर समझ में आए? तो बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, इनमें कुछ नहीं है, बस आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, एक पॉइंट है एक्स वाई इज 5 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब हमें एक ग्राफ बनाना पड़ेगा ऐसे, ये ओरिजिन है 0 0, ओरिजिन 0 0 होता है। ठीक है, ये हमारा x डैश y डैश, तो कह रहा है एक्स वाई इज 5 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन, तो उसके बाद पूछा है हाउ मेनी सच पॉइंट्स लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट हमारा ये है, ये होता फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये होता ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट और ये हमारा है थर्ड क्वाड्रेंट, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि इस तरह के कितने पॉइंट्स थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई करेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट मतलब ये वाला, तो इधर हमारा y एक्सिस, अब ये एक्स वाई कोई एक पॉइंट है, तो ये हमारा है -5 y एक्सिस पे इधर, और x एक्सिस पे लेफ्ट साइड में है, तो ये हो गया हमारा -5। तो ये ओरिजिन है, ओरिजिन से ये दूरी -5 है, और ओरिजिन से ये दूरी, मतलब यूनिट के हिसाब से देखो तो माइनस तो इग्नोर करते हैं, मतलब 5 यूनिट ये है, 5 यूनिट ये है। ठीक है, तो अब थर्ड क्वाड्रेंट में कोई एक पॉइंट है, मान लो कोई एक पॉइंट हमारा P है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, तो यहाँ कोई एक पॉइंट P ले लेते हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई, तो उसकी दूरी ओरिजिन से 5 यूनिट होगी। ठीक है, 5 यूनिट होगी, और ये भी हमारे 5 यूनिट है, तो यहाँ पे कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, यहाँ पे कोई पॉइंट हो उसकी दूरी 5 यूनिट हो सकती, यहाँ पे कोई पॉइंट हो उसकी दूरी 5 यूनिट हो सकती है, समझाने के लिए आपको बोल रही हूँ। तो मतलब ये हमारा जो 5 यूनिट ओरिजिन से यहाँ तक की डिस्टेंस 5 यूनिट, ओरिजिन से यहाँ तक की डिस्टेंस 5 यूनिट एक्स एक्सिस पे है, तो हमारा ये बनेगा आर्क टाइप का बन जाएगा। ठीक है, ये एक बन जाएगा आर्क। ठीक, इसका नाम भी आप दे सकते हो ए बी, ये एक आर्क बन गया। तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, ये आर्क क्या बन गया, इसको अगर पूरा करें तो एक सर्कल हो जाएगा, ये एक सर्कल का क्वाड्रेंट है, सर्कल का फोर्थ पार्ट है, तो हमारे सर्कल की ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और जो भी पॉइंट इस आर्क पे होंगे सारे रेडियस होंगे, सारे इक्वल होंगे, तो 5 यूनिट डिस्टेंस वाले कई पॉइंट्स बन सकते हैं इस थर्ड क्वाड्रेंट में, एक दो नहीं बहुत सारे पॉइंट्स बन सकते हैं। तो हमारा एक ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, इन्फिनाइटली मेनी। तो बस ये समझने वाला सवाल है और कुछ नहीं है इसमें, कि एक पॉइंट है P मान लेते हैं जिसका कि कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, ओरिजिन से 5 की डिस्टेंस पर है, तो ये एक आर्क बना रहा है।
तो बहुत सारे पॉइंट्स इसी आर्क पर ही वो पॉइंट्स बनेंगे, तो इसका आंसर आएगा इन्फिनाइटली मेनी। आया समझ में बच्चों? तो बिल्कुल क्लियर है, कुछ भी नहीं है इसमें, क्योंकि ये सारे हैं रेडियस, एक सर्कल की रेडियस बन रहे हैं सब, तो सारे तो इक्वल होंगे, 5 यूनिट के बराबर ही होंगे सारे, तो इन्फिनाइटली मेनी इसका आंसर होगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दिया हुआ इन ट्रायंगल ABC DE is parallel to BC। DE और AB पैरेलल है, DE is parallel to AB if AB equal to A, मतलब AB है A एंड DE equal to X, ये DE को X दिया हुआ है, BE है B, ये हमारा BE है B एंड EC equal to है C, ये सारा दिया हुआ है। ठीक है, ये चीज दी हुई है, तो हमें एक्सप्रेस करना है x को इन टर्म्स ऑफ ABC। ठीक है बच्चों, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस C है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस B है और ये A है, X है। तो आप लोगों ने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पढ़ा होगा ट्रायंगल्स में, थेल्स थ्योरम। ठीक है, थेल्स थ्योरम में क्या पढ़ा था, जब 2 सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं तो उनकी जो साइड्स होती है उनका प्रोपोर्शन इक्वल होता है, सेम प्रोपोर्शन में होती है। मतलब तो पहले हम इस ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर, वैसे सिमिलर तो है ही है, ये हमारा ट्रायंगल DEC और ट्रायंगल ABC दोनों सिमिलर है। ठीक है, कैसे सिमिलर है, ए सिमिलरिटी ये दिखा भी सकते हो, तो हम लिखेंगे ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEC आर सिमिलर। कैसे सिमिलर है, चलो मैं सिमिलरिटी भी दिखा देती हूँ, सिमिलर कैसे है। क्या होगा, ये वाला एंगल C तो दोनों में कॉमन है, एंगल C इक्वल टू एंगल C, ये दोनों में है कॉमन, है ना। उसके बाद दिस एंगल, एंगल B इक्वल टू एंगल E, ये पूरा नाम लिख करके लिखो, एंगल ABC इक्वल टू एंगल DEC, ये क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। जब 2 लाइंस पैरेलल होती है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होती है, 2 लाइंस पैरेलल होती है, थर्ड लाइन को कट करती है, तो ये वाला और ये वाला एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग कहलाता है और हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है बच्चों, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, ये समझ में आया। तो 2 एंगल्स इक्वल हो गए तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो जाएंगे, ए सिमिलैरिटी चैप्टर, ट्रायंगल वाले चैप्टर में पढ़ा होगा ना, तो इसलिए हमारा ये ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEC। कौन सी सिमिलरिटी है, ए सिमिलैरिटी, ए सिमिलैरिटी। ठीक है, अच्छा, जब सिमिलर होते हैं तो सिमिलर ट्रायंगल की साइड्स का प्रोपोर्शन भी इक्वल होता है, तो इसलिए देयरफॉर क्या हो जाएगा, DE अपॉन AB, DE अपॉन में AB, डायरेक्ट भी कर सकते हो इसको, बस सीधा ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEC। सिमिलर कैसे है वो मैंने आपको दिखाया इसलिए। DE अपॉन AB, मतलब DE क्या है, छोटे वाले ट्रायंगल की साइड, AB है बड़े वाले ट्रायंगल की साइड, इक्वल टू EC अपॉन में BC, EC अपॉन BC। ये बात समझ में आई बच्चों? सॉरी, जब 2 ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती है उनका रेशियो इक्वल होता है। तो देखो ये DE हमारे छोटे वाले ट्रायंगल DEC की साइड है और AB बड़े वाले ट्रायंगल की साइड है, इक्वल टू फिर छोटे ट्रायंगल की साइड EC और बड़े ट्रायंगल की साइड BC। ठीक है, अब ये हमारा हो गया, तो इनकी वैल्यूज पुट कर देते, मैं इधर कर देती हूँ, यहां से इधर ले जाती हूँ। तो DE की वैल्यू क्या दे रखी है, X, और AB की वैल्यू दे रखी है A, इक्वल टू EC हमारा दे रखा है C, और BC क्या हो जाएगा, BC हमारा हो जाएगा B प्लस C। BC तो पूरा है ना, B इतना है C इतना है, तो BC हो जाएगा B प्लस C। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, X इक्वल टू A हमारा उधर चला जाएगा, AC और अपॉन में B प्लस C है कहीं, AC अपॉन B प्लस C, हाँ सेकेंड, तो ये सेकेंड ऑप्शन हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो हर चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट क्लियर रखोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चों अगला क्वेश्चन ये है, इफ O इज सेंटर ऑफ सर्कल एंड कॉर्ड PQ, O इज सेंटर ऑफ सर्कल एंड ये कॉर्ड है PQ, मेक्स एन एंगल 50 डिग्री विद द टेंजेंट PR, ये टेंजेंट PR है और इससे ये बनाती है 50 डिग्री का एंगल। ठीक है, ये वाला एंगल हमारा है 50 डिग्री एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P, तो फाइंड द एंगल मेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर। तो सेंटर में कितना एंगल होगा हमको ये निकालना है।
तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप लोगों को पता है ना कि टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। टेंजेंट जो है रेडियस से 90 डिग्री का एंगल बनाती है। टेंजेंट रेडियस के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ठीक है। ये हम लिख सकते हैं, समझाने के लिए बता रही हूं कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ये एक थ्योरम भी है सर्कल में। परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। तो हमारा ये वाला एंगल, ये एंगल पूरा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, एंगल OPR। तो देयरफॉर एंगल OPR इक्वल टू 90 डिग्री। तो फिर हमारा ये वाला एंगल कितना होगा, ये 90 माइनस 50 कौन सा एंगल, एंगल OPQ। तो एंगल OPQ इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस 50, क्योंकि हमारा 50 दिया हुआ है। ये वाला एंगल कौन सा एंगल हमारा 50 दिया हुआ है, ये एंगल QPR, ठीक है। समझ आ रहा है ना। तो ये हो गया हमारा 40 डिग्री। ये ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि एंगल QPR इक्वल टू 50 डिग्री, ये गिवन है, ठीक है बच्चों। समझ में आ रहा है। ये MCQ है, इसमें ज्यादा लेंथी लिखने की जरूरत नहीं है, बस शॉर्ट में ऐसे सॉल्व करना है। तो हमारा ये एंगल आ गया 40 डिग्री। कौन सा एंगल, ये वाला जो कॉर्ड और रेडियस से बन रहा है। बात समझ आ रही है ना। जब ये 40 हो गया तो इधर वाला भी 40 होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों रेडियस है, OQ एंड OPR रेडियस। तो हमारा ये एंगल Q भी 40 डिग्री हो जाएगा। क्लियर, बात समझ में आ रही है ना। तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल है, तो पता है ना हमें। तो देयरफॉर हमारा एंगल, इसको हम बोलेंगे OQP। जिस पॉइंट पे एंगल बनता है उसको बीच में रखते हैं, तो एंगल लिखना तो आता ही होगा आप लोगों को। तो एंगल OQP इज ऑल्सो 40 डिग्री। इसका रीजन क्या है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, OP एंड OQ आर रेडियस। तो OP इक्वल टू OQ, क्योंकि ये है रेडियस। ये क्या है, रेडियस, रेडियाई है, सर्कल की रेडियाई है। और इसके लिए रीजन है एंगल्स क्यों इक्वल है, क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये सब आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं, मैं समझाने के लिए बता रही हूँ इक्वल क्यों हुए, कि समझ में आया कैसे इक्वल हुए। 90 में से 50 माइनस किया, ये आया 40, तो हमारा ये भी 40 हो जाएगा। तो इसके लिए हम ये लिख सकते हैं एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है। ये समझ आया। तो ये 40 हो गया। अब किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है कि नहीं। तो अब इस ट्रायंगल OPQ में, अब इन ट्रायंगल OPQ हमारे तीनों एंगल, इनके सिंगल सिंगल नाम देकर के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल O प्लस एंगल P प्लस एंगल Q, क्योंकि हम ट्रायंगल OPQ लिख रहे हैं इसलिए P सिर्फ ट्रायंगल के अंदर वाला ही समझा जाएगा। तो क्या इक्वल टू कितना है, 180। ये तो छोटी क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हो कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। अब ये दो एंगल हमको पता है 40 तो आराम से निकाल लेंगे, 100 आ जाएगा। तो हमारा एंगल O 100 आ जाएगा, जो कि हमारा ये सेंटर पे बन रहा है। तो एंगल O प्लस 40 इक्वल टू 180। 40 40 80 हुआ, उधर हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो एंगल O इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 80, तो कितना आ गया, 100। ठीक है बच्चों, समझ में आया। ठीक है, ये बहुत इजी सम्स है, छोटे छोटे सम्स हैं, इनमें ज्यादा हमें लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझना है। क्लियर हुआ। तो 100 डिग्री हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई चीज समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताना क्या समझ नहीं आया, मैं दोबारा समझा दूंगी। ये इनमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, टाइम आपको बचाना है। एक मार्क्स के क्वेश्चन है, 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। 20 क्वेश्चंस आते हैं 1 मार्क्स के, 20 मिनट से ज्यादा इनमें समय नहीं लगाना है। ठीक है बच्चों, तो फटाफट करके ये कर देंगे। तो ये हमारा आ गया बी ऑप्शन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है, अ क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। एक क्वाड्रिलेटरल PQRS ड्रॉ किया गया है, एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है। मतलब ये एक सर्कल है, अब इसके चारों ओर एक क्वाड्रिलेटरल ऐसे ड्रॉ किया गया है कि इसको सर्कमस्क्राइब करता है इस तरह से। ठीक है, समझ लो ऐसा। ठीक है, इसका नाम है PQRS। ऐसा क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब सर्कल। सर्कल के चारों ओर क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया गया है। इफ PQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर,
पी क्यू की वैल्यू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, क्यू आर है 15 सेंटीमीटर, 15 एंड आर एस इक्वल टू है 14 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ एसपी, तो एसपी की लेंथ निकाल दी है। तो बहुत ही इजी है। सर्कल वाले चैप्टर में आप लोगों ने एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज शायद 10.2 में एक क्वेश्चन नंबर कुछ है, क्वेश्चन नंबर 8, उसमें प्रूव करने के लिए दिया गया है कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है तो उनके अपोजिट साइड का सम इक्वल होता है, मतलब पी क्यू प्लस एस आर इक्वल टू एस पी प्लस क्यू आर। ठीक है, तो ये प्रूव किया हुआ है, तो बस इसी को लगाना है हमें, सीधा कुछ नहीं है। जब कोई क्वाड्रिलेटरल सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है तो इस तरह से हो जाता है। हमसे एसपी पूछा हुआ है ना, तो एसपी के सामने वाली साइड क्या है, क्यू आर, एसपी प्लस क्यू आर इक्वल टू पी क्यू प्लस एस आर, ये आर एस जो भी आर एस में लिखा है तो आर एस लिखेंगे, पी क्यू प्लस आर एस। ठीक है बच्चों, तो हमें एसपी निकालना है तो बहुत ही इजीली निकल जाएगा। बस थोड़े से फैक्ट्स हैं उनको लर्न करके रखो, इन सवालों में कुछ भी नहीं है। क्यू आर की वैल्यू हमें क्या दी हुई है 15 ले लिया, पी क्यू हमारा दिया हुआ है 12 और आर एस दिया हुआ है 14, तो एस पी प्लस 15 इक्वल टू 12 और 14 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 26। ठीक है, तो हमारा एस पी इक्वल टू हो जाएगा 26 माइनस 15, कितना आ गया 11, तो ये आ गया 11 सेंटीमीटर है ऑप्शन में 11 सेंटीमीटर, तो ये ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो अभी मैंने 10 क्वेश्चंस करवा दिए हैं, एमसीक्यू के 20 क्वेश्चंस होते हैं। अब वो बाकी के 10 क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी आप लोग ये 10 क्वेश्चंस देखिए, पढ़िए, समझिए, और अगर कोई दिक्कत है, कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप पूछ सकते हो, मैं दोबारा उसे एक्सप्लेन करके समझा दूंगी। और अभी एमसीक्यू हमारे अभी 10 क्वेश्चन और बच रहे हैं, एमसीक्यू में 20 आते हैं, तो 10 नेक्स्ट वीडियो में करवाती हूँ, जल्दी ही अपलोड करूंगी अगला वीडियो। फिर मैं पूरा पेपर सॉल्व करवाऊंगी, टोटल 38 क्वेश्चन हैं, सारे सॉल्व कराऊंगी। कई वीडियोस बनेंगे, एक सीरीज टाइप की चल जाएगी ये, क्योंकि एक वीडियो में तो पॉसिबल नहीं है ना, बहुत लंबा हो जाएगा, 4 घंटे का हो जाएगा। वैसे पेपर तो 3 घंटे का होता है आप लोगों के लिए, लेकिन हमें समझा के बताना पड़ता है, लिखना पड़ता है, बोर्ड पे क्वेश्चंस भी लिखती हूँ मैं, तो इस वजह से थोड़ा टाइम तो लगता है ना, तो काफी लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए अभी ये 10 क्वेश्चंस करवाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में अगले 10 क्वेश्चंस करवाऊंगी। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय। देखना, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, ठीक है, और अगर कुछ पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हो। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं अगले 10 क्वेश्चंस लेकर के आऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।